विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 10 कृतिका भाग 2। अपने इस पाठ में तीसरा पाठ देख रहे थे। इस पुस्तक में साना साना हाथ जोड़ी। अब उसके आगे हम कटाव के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है। उत्तेजित यानी एकदम आतुरता से, उत्साह से। लगता है रास्ते में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुड़ी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका ने तुलना की है बर्फ़ की चांदी के पहाड़ों से, चांदी से तुलना की है। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सैदे मलाई सतकाउंछ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में हंसते में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। कौन गाने लगा था? जितेन। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक और घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन, मन प्रसन्न हो रहा था। अंग्रेजी में कह सकते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। स्पॉट यानी स्थान। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, यानी हृदय में रख रही थी लेखिका, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। विभोर यानी एकदम आनंद, प्रसन्नता की चरम सीमा। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षण के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। भगवान बुद्ध की तुलना की है। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। वृत्ति यानी काम।
मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरी एशिया के। देखो प्रकृति भी कैसी नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए सब त्राहि त्राहि मचती है। तो वही बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। अभिभूत यानी उसकी बात से एकदम प्रसन्न हो गई हो, मन के हामी भर दिया कि हाँ बराबर है। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, लम्हों यानी क्षणों में, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा वह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया नहीं, सीमा एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।